खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इतवारी मोटिवेशन में। परीक्षा का दौर चल रहा है, कई प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं और हाल ही में MPPSC का जो इंटरव्यू है 2020 का, उसके लिए भी तारीख घोषित कर दी गई है। सभी सहपाठी परीक्षार्थी अपनी परीक्षाओं में लगे होंगे और सफलता की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो आज का जो इतवारी मोटिवेशन का विषय रहेगा वो भी सफलता पर ही रहेगा, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी हैं और हम आपस में एक दूसरे की सफलता का पर्याय बनना चाहते हैं, सफलता में सहभागी बनना चाहते हैं कि मेरे किसी भी मदद से कोई सामने वाला व्यक्ति यदि सफल हो रहा है तो उसमें हमारा योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, एक दूसरे को सफलता की ओर आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो ही हम सही समाज का निर्माण, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। हम शुरुआत खुद से करेंगे दूसरों की मदद के लिए। तो चलिए सफलता के बारे में ही बात करते हैं, देखते हैं कि कौन से आधारभूत स्तंभ हैं जो सफलता के लिए या यूं कहें कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। आप भी अपने तरफ से सोचें, कोशिश करें कि कौन से स्तंभ आपको ज़रूरी लगते हैं कि यह व्यक्तित्व निर्माण या सफलता के लिए एक स्तंभ के रूप में कार्य कर सकते हैं। मेरे अनुसार दृढ़ संकल्प पहला स्तंभ हो सकता है। दूसरे स्तंभ के तौर पर प्रबल आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करने की क्षमता, और तीसरा जो स्तंभ हो सकता है वह है कठोर आत्मानुशासन। जिस प्रकार हम देखते हैं किसी भी देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये 3 स्तंभ पाए जाते हैं उसके प्रशासन को, उस देश को चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, उसी तरह से सफलता के लिए भी, या कहना चाहिए कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी मैं 3 स्तंभ बहुत जरूरी मानता हूँ। पहला है दृढ़ संकल्प होना, दूसरा प्रबल आत्मविश्वास का होना, और तीसरा है कठोर आत्मानुशासन। अब इन पे हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आत्मानुशासन। तो आत्मानुशासन क्या है? आत्मानुशासन का सीधा सा मतलब है कि लगाम जो है, आपकी लगाम जो है आपके ही हाथ में होनी चाहिए। यदि आपकी लगाम आपके ही हाथ में होगी तो आप व्यवस्थित रूप से अपने आप को अनुशासित कर पाएंगे और सफलता रूपी जो मंजिल है उसे आप निश्चित ही हासिल कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भाई कहना आसान है ना, करना कठिन होता है। तो आप इस बात को अपने ऊपर उतारें और खुद धीरे धीरे कुशल और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, खुद पर जो है तो विश्वास करें और सही रूप से उपयोग करें। क्योंकि एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि अरे नहीं ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मुझे याद है कि जब MPPSC मेंस की आंसर राइटिंग चल रही थी तो कोई मुझसे मिलता तो मैं बोलता कि यार इसे कैसे लिखेंगे, है ना। तो सामने वाला व्यक्ति बताता कि ये है ऐसे ऐसे ऐसे, ये लिख दो, ये लिख दो। फिर मैं बोलता कि अच्छा एक क्वेश्चन लिख के बता दीजिए आप। तो जो व्यक्ति वाकई में तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति वाकई में उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसे पता है, वह तुरंत बोलता था कि अच्छा फ्रेमिंग ऐसे करेंगे, ये पॉइंट होंगे, इंट्रो ऐसे लिखना है, बीच का पार्ट ऐसा रहेगा, फिर कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे। लेकिन जो ये जानकारी नहीं रखता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं करके देता हूँ आपको, ऐसा करता हूँ, है ना। तो जिसे पता होगा वह आपको ज़रूर बताएगा, है ना। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है तो खुद के रूप में वैज्ञानिक और कुशलता पूर्वक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना होगा। किसी से ज्ञान हासिल करना है तो आपको विनम्र बनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें उसकी आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी सफलता के लिए उसके पास रह के, उससे डिस्कस करके अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आत्मानुशासन जरूरी है। जब भी आप कोई टॉपिक डिस्कस करें, जब भी आप बातें करें तो आप नियंत्रित जरूर रहें, है ना। खुद को अपने ऊपर हावी ना होने दें या दूसरे को भी खुद पर हावी ना होने दें। आप कोशिश करते रहें, आप बात करते चलें और अपने जो आपका टॉपिक है उसे आप क्लियर करते चलें। फिर हम बात करते हैं कि खुद पर विश्वास की, प्रबल आत्मविश्वास की बात करें दूसरे स्तंभ के रूप में। तो प्रत्येक व्यक्ति तो आप देखेंगे महान तो सब बनना चाहते हैं, है ना, कि नहीं मुझे महान बनना है, ये ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब बात आती है किसी चीज़ को करने की, किसी काम को करने की, तो वह व्यक्ति हार मान लेता है कि अरे नहीं मेरे से कहाँ हो पाएगा, इतना कठिन सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, ये है, ऐसा है ना, तो नहीं हो पाएगा। वो प्रयास करना ही बंद कर देता है और वह खुद पर जो है तो उसका अविश्वास जो होता है, विश्वास हो जाता है ना। तो परिणाम स्वरूप वह एक लक्ष्यहीन
एक उद्देश्यहीन मनुष्य के रूप में रह जाता है। आप ये भी ध्यान देंगे कि जो महान लोग हैं, जो सफल लोग हैं, आप उनको सुनेंगे तो वो कुछ अलग नहीं करते हैं, है ना। वो उसी काम को विशेष रूप से करते हैं। आप भी वही काम कर रहे हो, आप भी वही चीज़ें पढ़ रहे हो, वही किताबें आप भी पढ़ रहे हो, वही किताबें जो टॉपर होगा वो भी पढ़ेगा, लेकिन उसके पढ़ने का ढंग एक विशेष ढंग होगा, उसे विशेष रूप से वह कार्य किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें क्या रहेंगी, ये चीज़ें आपको जो है तो आत्मविश्वास के साथ लानी होंगी और कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग बनने के लिए, कुछ अलग पाने के लिए। तीसरी जो बात करें वो है दृढ़ संकल्प। तीसरा स्तंभ है दृढ़ संकल्प, और उसमें कुछ चीज़ें आ जाएंगी जैसे समय का सदुपयोग है ना, दृढ़ता है, ये चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे। तो समय का सदुपयोग तो आपको बेहतर रूप से समझना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में जो है तो समय का बहुत महत्व है। कहते हैं कि समय के हिसाब से आपको चलना चाहिए, आपको जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को 24 घंटे ही मिलते हैं। मैं फिर से टॉपर्स की बात करूंगा कि टॉपर्स भी आपके जैसे ही हैं, उन्हें कोई अलग से 25वां घंटा नहीं मिलता है, वो 24 घंटे का ही पूरा इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो तैयारी है, अपना जो सिलेबस है, अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करते हैं। तो आपको भी अपने समय का सदुपयोग जरूर करना है, अच्छे से करना है। कहाँ पे हम कितना समय देंगे, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। जैसे यदि मैं इंटरव्यू की ही बात करूँ तो आप देखेंगे कि सभी चीज़ें अलग अलग डिवाइड हैं। आपको आपका DF तैयार करना है, आपको करंट के मुद्दे देखने हैं, आपको अपना जिला देखना है, आपको अपना नाम देखना है, तो उसमें आप डिवाइड कर लें कि आप किन किन बिंदुओं को तैयार करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आप समय का व्यवस्थित रूप से सदुपयोग कर पाएंगे और कितने घंटे किस चीज़ को देना है वो भी आप निश्चित कर पाएंगे। और एक बार यदि आप ये तय कर लेते हैं तो उसे दृढ़ता के साथ उसका पालन भी करें, क्योंकि आपने टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है उस विषय का, उस समय का, जिसे आपने जो टाइम टेबल है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा और आप फिर से पीछे रह जाएंगे पूरी प्लानिंग के बाद भी। और अध्ययन में आपके हमेशा क्रमबद्धता और तारतम्यता जरूरी है। एक क्रम से, यदि मैं MPPSC प्री की बात करूं या मेंस की बात करूं तो आपको सिलेबस को पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक जाना है, एक क्रम से आपको जाना है ना। अचानक से नहीं कि आप ये पढ़ लिए, कोई लिंक नहीं है उसके बाद भी आप उस चीज़ को कर रहे हैं। तो आप एक लिंक बनाएं, एक तारतम्यता बनाएं अपने टॉपिकों के बीच में और उसे आप करते हुए चलें, है ना। तो क्रमबद्धता और तारतम्यता के साथ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा और दूसरा आप उसे इंजॉय कर पाएंगे, है ना, कि किस तरीके से हमें ये कार्य करना है। तो ये चीज़ आप यहाँ बता रही, हम चर्चा कर सकते हैं। फिर यदि हम बात करें कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो रचनात्मकता एक विशेष बिंदु होगा हमारी सफलता में। हमारे जो व्यक्तित्व निर्माण में रचनात्मकता का विशेष महत्व है। वही पुरानी किताबें, वही चीज़ें जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, हमें चाहिए कुछ नया, कुछ आधुनिक। जैसे आप पढ़ भी रहे हैं तो आप जो फ्रेमिंग करें आप, तो उसको एक कहना चाहिए कि चित्रों के माध्यम से बनाएं, मैप बना के उसमें प्रदर्शित कर दिया, कोई डायग्राम बना दिया, सर्कल बना दिया, उसके चारों ओर आपने उसे लिख दिया, कलरफुल कर दिया, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा और आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो आप उसे जब देखेंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप उसे पढ़ने का भी प्रयास करेंगे, है ना। तो आप ये भी एक तरीका जो है तो आप इसे भी अपना सकते हैं। फिर यदि हम बात करें कि आप ये देखेंगे कि समय के साथ ही चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, आप अच्छा करते जाते हैं, है ना। काम कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। हर व्यक्ति के लिए काम अपने हिसाब से बड़ा ही होता है। कोई फल वाला है, कोई ठेले वाला है, उसके लिए वो सब्जी बेचना या वो फल बेचना एक बड़ा काम हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो छोटा काम होगा। नहीं, मैं सब्जी नहीं बेचूंगा। आपके लिए MPPSC, आपके लिए पटवारी, आपके लिए SI, कांस्टेबल, IAS, IPS, ये सभी बड़े काम होते हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति ठेला चलाता है, ठेला लगाता है, फुल्की खिलाता है, उसके लिए फुल्की को बेचना या उस सब्जी को बेचना, उस ठेले में रखी हुई वस्तु को बेचना ही बड़ा कार्य माना जाएगा। तो किसी भी कार्य को आप छोटा ना माने, है ना। आप उसे बराबर सम्मान दें और सभी के कार्यों का बराबर सम्मान होना चाहिए। किसी कोई मेहनत कर रहा है तो आपको बेहतर रूप से उसे समझना होगा और उसका सम्मान भी करना होगा। मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था F.W. रॉबर्टसन का, तो वो बोलते हैं कि परिस्थितियां मनुष्य का निर्माण नहीं करती हैं, पर परिस्थितियां जो हैं वो मनुष्य का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि वे मनुष्य के कृतित्व का परिणाम भर होती हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आदमी को बदल सके, जो उसे चेंज कर सके कि ये नहीं ये होगा, है ना। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान देंगे कि जो कार्य हैं, जो व्यक्ति हैं, उसी हिसाब से वो उसकी जो कार्य होते हैं उसके हिसाब से परिस्थितियां जो हैं तो बनती रहती हैं, है ना। तो उसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि किस तरीके से कौन से काम करने हैं, क्या परिस्थितियां हैं आपकी और आप कैसा काम कर रहे हैं, ये आपको जानना होगा।
और यदि आपका खुद पे नियंत्रण है, यदि आपका खुद पे नियंत्रण है, स्वयं पे नियंत्रण है, तो सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी, भले ही आपकी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल क्यों ना हो। एंजॉय करते हुए, हंसते हुए, सबसे मिलते हुए, जुलते हुए अपना काम जारी रखें। रहीमदास जी का एक बड़ा अच्छा कोटेशन मुझे लगता है, अच्छा दोहा उन्होंने बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनि अठिलई हैं लोग सब, सुनि अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लय है कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की जो व्यथा है, आप विद्यार्थी हैं, आपके मन में कुछ चलता रहेगा कि ये है, ऐसा है, कोई लक्ष्य है, ये है, तो कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, अपने मन की जो व्यथा है, जो आपके मन में जो उपापोह चल रहा है, मन ही राखो गोए, उसे अपने मन में ही रखें। कोई आपको बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति है, आपको मार्गदर्शक है, उसे आप जरूर शेयर करें, लेकिन हर व्यक्ति से नहीं। तो कह रहे हैं कि उसे आप अपने मन में ही अपनी व्यथा को रखें। क्यों? क्योंकि सुनि अठिलई हैं लोग सब, जो लोग हैं जिनसे आप वो अपनी व्यथा कहेंगे वो हंसेंगे, है ना, उसको सुन के मजे लेंगे, अरे अरे ये तो कलेक्टर बनने की सोच रहा है, हाँ गजब आदमी है ना, ये तो ये बनना चाह रही है, ये करना चाह रहा है, ऐसा है, ऐसा फलाना धमाका करते रहेंगे, है ना। कोई डाउट है वो आपने पूछा, उसके लिए आप मजाक उड़ा दिया जाएगा, आप बताएगा आप टेंशन में हैं, ऐसा है, उसके लिए एक अलग कहानी बन जाएगी। तो सुन अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लय है कोई। आपकी व्यथा को सुन के सभी अटखेली करेंगे, सभी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस व्यथा कोई बांटेगा नहीं अपने से कि बोल दे नहीं ऐसा करना ही। हाँ, कोई आपका गुरु हो, कोई आपका मार्गदर्शक है, तो वो भले ही आपकी मदद कर दे, लेकिन हर व्यक्ति से आप अपनी व्यथा ना कहें। तो रहीमदास के जी का ये दोहा आप जरूर ध्यान रखें कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनि अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लय है कोय। तो इसी दोहे के साथ आज की इतवारी को मैं समाप्त करूंगा, और अनुशासन के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें, लगे रहें, कोशिश करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिलते रहें। और हाँ, इतवारी मोटिवेशन को भी ज़रूर सुनते रहें। तो चलिए, अच्छा है, आप कोशिश करें, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती है, और हम यदि लगे रहेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे। इतवारी मोटिवेशन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको किसी भी तरह से यह कहानी, यह प्रेरणा प्रभावित करती है, तो आप इसे अपने मित्र तक जरूर पहुंचाएं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा मनोबल भी बढ़ाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।